हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज अपने साथ मौजूद हैं रामनाथ जोगी जी, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एमटीएस काम कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस वर्क प्रोफाइल वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। हेलो, मेरा नाम रामनाथ जोगी है और मैं वर्तमान में आयकर विभाग में एमटीएस के पद पर कार्य कर रहा हूँ। एमटीएस में मेरा चयन एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2016 के तहत हुआ। 2016 यानी करीब आपको साढ़े तीन साल इस विभाग में मुझे लगातार कार्य करते हुए। तो जैसे वर्क प्रोफाइल की बात करें तो जैसे डिपार्टमेंट में आपका क्या काम होता है, क्या कुछ ऑफिस की टाइमिंग्स हैं, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा। ऑफिस टाइमिंग 9:30 से 6 PM होता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से जाते हैं जब तैयार हो जाते हैं तब। और वर्क प्रोफाइल के बारे में जहाँ तक लोगों ने बताया है कि ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर मेरा मानना है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम करना होता है। लाइक मैं एडमिन सेक्शन में हूँ तो मैं सर्विस बुक रिकॉर्ड, सैलरी रिकॉर्ड आदि कार्य देखता हूँ। और मैं मेनली वैसे एमटीएस का काम ज़्यादातर फाइल मेंटेन करना होता है, डाक होती है उनको इन्वर्ट और डिस्पैच करना होता है। इसके साथ आपको और भी कोई काम दिया जा सकता है जो कि आप उसमें करने में सक्षम हो। बिल्कुल, देखो जैसे डिपार्टमेंट के बारे में जो एमटीएस की वर्क प्रोफाइल के बारे में बहुत से बच्चे जैसे नेगेटिविटी लेके घूमते हैं। शायद साउथ में जितना मुझे आइडिया है, या फिर ऐसे जो अपने पास सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, बेंगलोर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा वैसा कुछ थोड़ा बहुत ऊँच नीच काम करवाया जाता हो। अदरवाइज़ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, जैसे रामनाथ जी हो गए, कुणाल से मैंने आपकी बात करवाई है, सुमेर ने भी वीडियो बनाई है, तो देखो सबने ये कहा है कि ऐसा इतने कोई नेगेटिव जॉब नहीं है। ऑफ कोर्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, कोई एक ऐसी नौकरी जिसके लिए इतने लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं और सिर्फ कुछ 1000 लोगों को उसमें जाके सिलेक्शन होता है। तो इसके अलावा आपने और कोई एग्ज़ाम दिया हो एमटीएस में आने के बाद? मैं जब से एमटीएस में काम कर रहा हूँ तब से मैंने एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम 2020 दिया था और वो एसएससी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। जीएसटी देखो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, देखो इकलौता एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है आज के टाइम में। तो ये 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है इसके अंदर, और इन्होंने अभी 1900 होता है एमटीएस का 1800 ग्रेड पे की जॉब से डायरेक्ट इन्होंने 4200 ग्रेड पे की जॉब अभी क्लियर की है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी जीएसटी के एग्जाम के बारे में इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर ये कंप्लीट बताएंगे आपको कि इसके अंदर क्या इसका सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और लगभग कितनी वैकेंसीज होती हैं, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो अगर इन बच्चों की बात करें जो अभी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो नया लॉट अभी निकल के आ रहा है, अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ क्या ऐसी किताबें हैं या कोई ऐसी खास स्ट्रेटजी जो आप रिकमेंड करोगे नए बच्चों के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है, जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? जैसे इंग्लिश के लिए अलग से कौन सी, मैथ्स के लिए, जीके के लिए कौन कौन सी बुक्स आप इन्हें रेफर करोगे, और क्या कुछ अप्रोच होनी चाहिए? मेनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, उनका आप मल्टीपल रिविजन्स करो। मैथ्स के लिए किरण की एक गाइड आती है, उनके सारे क्वेश्चंस का आप मल्टीपल रिवीजन करो। और आपका एसएससी का जो एमटीएस का जो सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप 7 डेज़ में, एक वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट देने ही हैं। उन मॉक टेस्ट से ये आइडिया लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कौन कौन से पार्ट में हमको ज़्यादा सीखना है। और करंट अफेयर्स के लिए करंट क्रोनोलॉजी बुक्स आती है हर मंथली, वो आपको पढ़नी है। और रीजनिंग के लिए काफ़ी सोर्स अवेलेबल हैं। रीजनिंग का इतना अच्छा पेपर नहीं आता है, मेनली आपको मैथ और इंग्लिश पे ही फोकस करना है, और उसमें इंग्लिश के लिए मॉक देने होंगे आपको बार बार। और एक लास्ट वीडियो में एक कमेंट आता है, बच्चा पूछ रहा था कि एज अगर एमटीएस कोई ज्वाइन करे और अगर वो ज़िंदगी में और कोई अपना एग्जाम क्लियर नहीं करता, वो लाइफ टाइम सेम जॉब पे ही रहे, तो एक एमटीएस जो है वो किस पोस्ट तक फाइनली पहुंच सकता है? उन्होंने पूछा था क्या वो एक एमटीएस का भी इंस्पेक्टर बन सकता है कि नहीं, या फिर किस रैंक तक वो फाइनली पहुंच सकते हैं? मतलब कि इसका प्रमोशन किस किस हिसाब से होता है? एमटीएस बनने के बाद कितने टाइम के बाद पहला प्रमोशन होगा, और उस पहले प्रमोशन के लिए कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे, फिर दूसरा प्रमोशन कितने टाइम में, फिर उसके लिए कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे? थोड़ा इसके बारे में बताओ। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई एमटीएस ज्वाइन करता है तो 4 साल बाद वो टीए बन जाता है। टीए में टैक्स असिस्टेंट, जो कि डायरेक्ट एसएससी सीजीएल से भी आता है
और एक MTS से प्रमोशन भी होता है। इसके लिए कौन से एग्जाम्स देने होंगे? टैक्स असिस्टेंट के लिए केवल आपको एक कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयोजित करवाता है वो पास करना होता है। उसके बाद आप टीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीए बनने के बाद उसके 2 साल बाद आप सीनियर टीए बनते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। उसके बाद इनकम टैक्स में उसके 2-3 साल बाद आप OS बनते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। वो भी 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। और सीनियर टीए OS बनने के बाद 5 साल लगभग आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं जो कि लगभग 4600 ग्रेड पे की जॉब है। उसके 10-12 ईयर या साउथ में 7-8 साल में भी इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि गजिटेड पोस्ट है वो बन जाते हैं आप। उसके बाद आपकी यदि सर्विस रही तो आप ACIT IRS तक पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं टोटल कितना बन गया। देखो जैसे अभी तो MTS हो सकता है कोई बंदा 22 साल में बन जाए, दूसरा हो सकता है कोई 25-26 में बने। हम ये मान लेते हैं कि कम से कम कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। दैट डिपेंड्स कि वही कितने आपसे पहले बच्चे जो एग्जाम्स क्लियर करके बैठे हुए हैं और आपको कौन सी जगह आप पोस्टिंग आपकी। तो जैसे मान लो MTS से टीए बनने में देखो कम से कम 4 साल, अभी कम से कम है, हो सकता है आपको 5 भी लग जाएँ, 6 भी लग जाएँ, किस्मत खराब हो 7 भी लग जाएँ, तो एटलीस्ट 4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो MTS से टीए बनने में, उसके बाद फिर टीए से STA के लिए कम से कम 2 साल, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 2.5 भी, 3 भी, 3.5 भी, कम से कम 2 की बात करें तो 4 और 2 कितने हो गए आपके 6 साल। अब फिर STA से इंस्पेक्टर के लिए वैसे तो कम से कम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बनने को 2 महीने में भी बन सकते हो, नया बनने को आप हो सकता है 10 साल तक भी नहीं बना। डिपेंड्स कि आपसे पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, आपसे सीनियरिटी लिस्ट में आप कहाँ पे अप्लाई करते हो। और कुछ नहीं तो अगर मान लो आप अगर 2 साल में इंस्पेक्टर नहीं बनते हो तो आप 2 साल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हो, OS इसको बोलते हैं STA से। तो STA से इंस्पेक्टर बनने के लिए हम रफली मान लेते हैं, चलो ऑन एन एवरेज कि 6 से 7 साल, ठीक है, STA से इंस्पेक्टर के लिए मान लेते हैं। अब बनने को तो लोग 2 साल में ही बन गए हैं दिल्ली में, और कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे 6-7 साल तक कोई भी बना भी ना हो। तो कितने हो गए थे पहले अपने 4 साल टीए के लिए, फिर 2 साल STA के लिए, और फिर STA से OS के लिए ना, STA से इंस्पेक्टर ही लगा लो सीधा 6 साल, तो कितना हो गया 6 और 6 12 साल। अब इंस्पेक्टर से फिर ITO के लिए आप ऑन एन एवरेज रफली मान लो 10 साल, ठीक है, कहीं पे 6 भी लग जाते हैं, कहीं पे 15-16 भी लग जाएंगे, 12 भी लग जाएंगे, 15-16 तो ज़्यादा हो गया। अब 10 मान लो सेफ साइड में रहेंगे, तो 12 हो गए थे और 10 ये कितने हो गए 22 साल। 22 साल की नौकरी में एक MTS जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, ठीक है, बन सकता है वाली बात है, जरूरी नहीं है कि सभी रुक जाएंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस कि आप एग्जाम्स टाइम पे क्लियर करो और आपकी सीनियरिटी लिस्ट में अच्छी खासी आपकी पोजीशन हो। और फिर ITO से ACIT बनने के लिए तो फिर मान लो आप कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे, 10-12 साल, तो 22 और 10-12 हो गए आपके 30-35 के करीब। तो 30-35 साल की इससे ज़्यादा तो कोई जॉब कर भी नहीं पाता है आज के टाइम में, जितना बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, लेट ही आते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो मान के चलो कि आप MTS अगर ज्वाइन कर रहे हो, अगर हमेशा MTS से ही आप प्रमोशन लेते जाओगे तो आप ITO रैंक तक पहुँच ही सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। और तो फिर भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे मत रहो जब आप MTS में ज्वाइन करते हो, जितना मैंने भी यहाँ पे देखा है बच्चों को, वो आगे दोबारा कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम निकाल ही देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको इतना टाइम मिल ही जाता है कि आप तैयारी कर सको किसी दूसरे अच्छे बड़े एग्ज़ाम की। जैसे कि आपको शाम की छुट्टी होती है 6 बजे, उसके बाद आप कितना भी पढ़ सकते हो, सुबह भी आप ऑफिस आने से पहले पढ़ सकते हो। तो कितना वर्कलोड रहता है, कितना कुछ जॉब में रह के एक MTS जो है टाइम निकाल सकता है आगे अपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी। MTS में वर्कलोड तो ज़्यादा नहीं रहता है, यदि ज़्यादा है तो आप जल्द कर लेते हो काम। वैसे MTS का ज़्यादा इतना जिम्मेदारी भरी जॉब नहीं है कि आपको ये करना ही है, आज नहीं तो कल कर लोगे। सही बात है। उसके बाद में आप ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपको कोई भी ये परेशान नहीं करता 6 बजे के बाद कि भाई आपको वापस काम करने आना है। उसके बाद आप फ्री हो और आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो वो अपने करो। और सैटरडे संडे इसके लिए गोल्डन चांस है कि 2 दिन की वीक में छुट्टी है, उसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हो पढ़ाई के लिए। वैसे भी डेली 5 घंटे तो निकाले, डेली 5-7 घंटे आराम से एक MTS या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी आगे तैयारी करता है वो आराम से निकाल सकता है, क्योंकि मैं भी जॉब के अलावा 5-7 घंटे पढ़ता ही हूँ। आपने और कोई GST के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की हो? SSC GST के अलावा मैं फ़िलहाल में RS राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करवाता है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब देखना होगा कि तैयारी तो करनी है, सिलेक्शन सफलता वो बात की बात है। बिल्कुल, देखो काफ़ी अपने आप में एक UPSC लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। RS हो गया या HCS का एग्ज़ाम हो गया या UPSC का,
ये ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये निकले न निकले वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसकी तैयारी के अंदर इंसान जो खुद बन जाता है, वो अपना लेवल जो अचीव कर लेता है, वही मतलब अपने आप में बड़ा शानदार होता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक और वीडियो में बनाता हूँ इसके बाद, जिसमें ये इनसे हम पूछेंगे कि JST जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम है जो इन्होंने अभी क्लियर किया है, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना मैंने देखा है SSC CGL के साथ आप कंपैरिजन करो तो कंपटीशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू SSC CGL। तो क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में इतना ही, टाटा टेक केयर, बाय बाय।